अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पहले ज़माने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वज़ीरों के साथ शेर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ है। सब खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत ना थी। बादशाह ने कहा, थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतरकर आता है और एक ठेकरी पर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठेकरी बादशाह को दे दिया। ठीकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देख करके बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगाया जाए जैसे मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खा करके फिर से दरख्त पर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग न जाए। नौकरों ने एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए लगाया जाए, तब मैं आऊँगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतर करके अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ करके आओ, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने एक ठीकरी पर कुछ लिखा कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसे सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया, जो खेमा नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा बंदर को दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से कुछ लिख करके दिया कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए बनाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां पर वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकर को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसले लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर के फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिख करके बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि इस बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देख करके वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर करके अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिख करके शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी ये तहजीबमंद बंदर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो उसे ये बात अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा
کہ دیکھو میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں نے تمہاری ہر بات کو مانا، تمہیں اپنے برابری کا درجہ دیا، شاید دوسرا کوئی بادشاہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور اب تم میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت قدم اٹھاؤں تم باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ سے محل میں سے کاغذ اور قلم لے کر کے آیا اور کچھ لکھ کر کے بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بادشاہ کو یہ پڑھ کر کے ہکا بکا رہ گیا۔ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی اس بندر سے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ایسا تو میری زندگی میں کبھی ہو نہیں سکتا۔ بندر نے لپک کر کے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا کہ اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، میں آپ کو مار کر کے آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، کھانے پینے کا انتظام کیا، میں آپ کو مار کر کے اپنا ہاتھ خون سے نہیں رنگنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا، اچھا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا، ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی جان۔ ساری رات ٹہلتے ہوئے اس نے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ سارا محل اپنے سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہونے تک بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم اپنی ماں کو کیسے تمہیں دیکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے؟ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کے کہا، ابا جان یہ بات آپ کیسی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی، وہ بندر میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے میں اس کی شادی تم سے کر دوں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں تمہاری شادی اس سے بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں نے اس کے قتل کے کئی بار منصوبے بنائے لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہی۔ وہ بندر آج بھی زندہ پھرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، میں جا کر کے بندر سے صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کے بعد شاید وہ مجھے جان سے مار دے اور تم اپنی ماں کے ساتھ تہخانے میں جا کر کے چھپ جانا، اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک کہ وہ بندر یہاں سے نہ چلا جائے۔ شہزادی نے کہا، ابا آپ اپنی جان کو بیکار میں نہ دیں، آپ میرے والی ہی نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ جا کر کے بندر سے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے۔ آخر کار شہزادی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو منا ہی لیا۔ بادشاہ نے بندر کو اپنی رضامندی بتائی اور بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاری شروع کریں۔ ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے سارا محل اپنے سر پر اٹھا لیا۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی کا نکاح اس بندر کے ساتھ کروا دیا۔ شہزادی رخصت ہو کر کے بندر کے محل چلی گئی۔ اگلے دن جب شہزادی محل سے واپس آئی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ ملکہ بولی، بیٹی تم اس بندر کے ساتھ میں اتنی خوش کیسے ہو؟ شہزادی بولی، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ شہزادی دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کے وقت وہ بندر کے پاس اس کے محل چلی جاتی۔ ایک بار رات کے وقت ملکہ نے نوکرانیوں والا لباس پہنا اور بندر کے محل چلی گئی۔ شہزادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ نے دونوں کی باتیں سننی شروع کر دی۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ نے تالے کے سوراخ کے اندر سے جھانکا تو دیکھا شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شہزادی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ملکہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے، تبھی میں کہوں کہ میری بیٹی بھلا اس بندر کے ساتھ اتنا اچھا زیادہ خوش کیسے رہ سکتی ہے۔
अब मलिका वहां से पलटकर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहन करके भला क्यों रखता है और बंदर क्यों बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी बंदर नहीं बनेगा। ये सोच करके वो बंदर की खाल उठा करके अपने महल में जाती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाव बचाव करके गायब हो गया। हैरान कुन शहजादी अपने वालिद के महल वापस आती है तो देखती है कि उसकी वालदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो करके कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे। उसकी माँ ने कहा, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा अगर वो बंदर वाली खाल जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवान की तरह मेरा जमाई राजा बनकर रहेगा। शहजादी ने कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर के परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने एक जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल शहरा शहरा वो भटकती फिरती, उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर एक चकोर और चकोरी बैठे थे और ये बातें कर रहे थे कि शहजादी उनकी बातों को सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है। चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़ चुके हैं और वो बहुत तकलीफ में है, वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर कर के हार गए, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत भला कैसे हुई। चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जला करके मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया। चकोरी ने कहा, ऐ चकोरे, क्या हमारे शहजादे के इस दुख का कोई इलाज है। चकोरे ने कहा, अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और उन्हें चंदन के साथ घिस करके 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीटें इकट्ठी कर ली और एक तबीब के बेस में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कुछ मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी का पूछती तो वो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से चंदन खरीदा और दूसरी दवाई ली और ज़रूरत का सामान खरीद करके शहजादी शाही महल पहुंच गई और पहरेदार से कहने लगी कि जा करके बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुलाओ। बादशाह ने देखा ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम इसका इलाज ना कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे, बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वो मेरी सजा। ये सुनकर के बादशाह ने खुशी से कहा, हाँ ठीक है,
اور शहजादी ने कहा मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज करना शुरू करा और महीने भर में ही शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप लगाया और वहाँ से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहाँ आने से पहले शहजादे की अंगूठी ज़रूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी वो अपने साथ लेकर के अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहत याबी की तैयारी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई अता पता न था। शहजादा बहुत ज़्यादा परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि ये कैसा तबीब है, ये कैसा हकीम है जो बगैर किसी पैसे का तगाजा किए वहाँ खामोशी के साथ चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर के शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी मौजूद था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ बैठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। शहजादे ने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा था, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है? बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेली रहती है। शहजादा वहाँ से खुशी से भागता हुआ महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देख करके शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की तो कोई कसर न छोड़ा, सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरे बचने की कोई उम्मीद न थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला कैसे ठीक हुए? शहजादे ने उसे अपनी पूरी ठीक होने की कहानी बताई। शहजादी ने कहा, अच्छा तो आप उस हकीम को बहुत मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात तो ये है कि उसने हमसे कुछ भी ना लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के और चुपचाप वहाँ से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या ये आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बने हुए देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ही ये खाल होगी और ना ही आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी बंदर बनने की सच्चाई नहीं बताई, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बात बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नज़र आया।
मैंने उस पर तीर चलाया। वो हिरन मेरे आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला। मैं इतने आगे निकल गया कि जो मेरे साथ लोग थे वो सब पीछे छूट गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हैं। उनके करीब एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग रो रहे थे। उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग रो रो करके उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उनके बच्चे की टांग पर तीर चलाया था। मुझे देख करके बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छू करके भी नहीं गुजरती। बस ये उनके कहने ही की देर थी। मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब तू जंगल में भटकता भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ। मैंने उनके पांव पकड़ लिए और रो रो करके उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देख करके उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे माफ़ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा, देख इससे कुछ सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर मैं अपनी बद्दुआ को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसको कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई भी लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीबी के सामने ही तो इंसानी शक्ल में आ सकेगा। मजबूर हो करके मैं वहाँ से आ गया। मैं वापस अपने महल नहीं जा सकता था। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। 6 महीने तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा। उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहाँ से अपने साथ महल ले आए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की ये बात खत्म ही हुई थी कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू को सुन लिया। फिर मलिका ने शहजादे से माफ़ी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ़ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटा अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर के अपने महल पर जाना है, अपने वालिद वालदा से मिलवाने के लिए लेकर जाना है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटाने ज़रूर आता रहूँगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर के अपने घर चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी वहीं पर ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।